नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सीजीपीएससी ई ज्ञान के इस नए वीडियो में मैं सरगम गुप्ता आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो वो पिछले वाला जो वीडियो है उसी का कंटिन्यू वाला पार्ट है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी के बारे में देखा, ऊर्जा के बारे में देखा, तो उसमें मैंने परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नवीनतम ऊर्जा स्रोतों के बारे में बताऊंगा। तो ये वाला जो क्लास है वो ऊर्जा पे पूरी तरह से डेडिकेटेड है और सीजीपीएससी मेंस के लिए या फिर दूसरे स्टेट्स के जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं उसमें मेंस के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो नवीनतम ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, उसके बाद पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और अपन देखने की कोशिश करेंगे कि मेंस के पैटर्न में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में आपको जवाब कैसे देना है। दोस्तों, कोई भी स्टेट लेवल का चाहे एग्जाम हो या आप आईएएस लेवल का एग्जाम अगर आते हैं तो किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मेंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक छोटे से क्वेश्चन को भी अगर आपको बोला जाए कि 30 शब्दों में बताओ तो आपको 30 शब्दों में बताना पड़ेगा। अगर आपको वही क्वेश्चन बोला जाए कि 60 शब्दों में बताइए, 200 शब्दों में बताइए, 1500 शब्दों में बताइए, तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि एक छोटे से एक सेंटेंस को आप बड़ा करके लिख सकें, वो भी एक फिजिक्स की भाषा में, ऐसा नहीं कि आप अपने भाषा में। तो जब भी आप मेंस का तैयारी करें या फिर कोई भी स्टेज, चाहे सीजीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी भी स्टेज के आप एग्जाम की बात करें, मेंस के एग्जाम की बात करें, तो आपको ये सब आना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये खुद की एक एनर्जी है। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बताएगा कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है, वो आपको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको खुद से बार बार पढ़ना पड़ेगा उस चीजों को, ताकि एक छोटे से वाक्य को भी आप बहुत ही लेंथी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यही तरीका है सीजीपीएससी मेंस में स्कोर करने का। और विज्ञान तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, विज्ञान बहुत लोगों का प्लस पॉइंट रहता है, विज्ञान और मैथ्स ये सब, ठीक है। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है आप वीडियो आराम से देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए शुरू करते हैं नवीनतम ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सौर ऊर्जा के बारे में। तो देखते हैं सौर ऊर्जा होता क्या है और उसको आप लिखेंगे कैसे। सौर ऊर्जा दोस्तों, सौर ऊर्जा का मतलब होता है सोलर एनर्जी, यानी कि गर्मी का मौसम सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ये सूर्य से प्राप्त हुई हमारे पास जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। और सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत सारे काम में होता है। तो एक परिभाषा अगर पूछा जाए सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। उपयोग, अगर आप सौर ऊर्जा के बारे में डिटेल से आपको लिखना जाए तो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा लिखिए। समझिए कि आपको एक निबंध लिखना है, तो निबंध कैसे लिखा जाए उसमें। सौर ऊर्जा क्या होता है, खुद से आप इमेजिन करें क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, यानी कि लाभ और हानि, उसके उपयोग क्या है और उसके प्रमुख जगह क्या है, या फिर आप जो चाहे उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बस उसको फिजिक्स की भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य जो कि ऊर्जा का एक नवीनतम स्रोत है, ठीक है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा के बारे में धीरे धीरे बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। उपयोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा क्या है, हम लोग को पता चल गया। उपयोग के बारे में देखते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा के उपयोग क्या हो सकते हैं, क्या आपको बताने की जरूरत है कि सौर ऊर्जा की क्या उपयोग है, ये तो कोई भी बता सकता है। सौर ऊर्जा का सबसे प्रमुख उपयोग ये होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो वो सौर ऊर्जा के कारण ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सूर्य नहीं होती तो पौधे नहीं होते, क्योंकि पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही खाने का निर्माण करते हैं। मतलब उनको जो भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति सूर्य से ही होती है। सूर्य की उपस्थिति में वह जो हरे रंग का परत जो पौधों में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, तो उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। तो मुख्य कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें,
जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की, क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की। और उसके बाद जो उत्पाद हम लोग को मिलते हैं वो होते हैं एक ग्लूकोज, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जो सूर्य के कारण ही हम लोग हो पाते हैं, और उसी से पौधे जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, हम लोग जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हम लोग को पौधों से मिलता है, और पौधे ये ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो यही एक सबसे पहला उपयोग हो सकता है दोस्तों। पहला उपयोग में जो है वो होता है प्रकाश संश्लेषण को आप समझा सकते हैं। इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, और भोजन से हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो मुख्य सूत्र क्या हो सकता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मुक्त करते हैं, और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं या निर्मुक्त करते हैं। तो ये पूरी जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। सूत्र मैं आपके सामने लिख देता हूं कि इसमें होता है 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब 6 कार्बन और 12 जो है वो पानी के, और यह जो है ये सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उनकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे क्लोरोफिल जो हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2, ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इसमें ये वाला जो 6CO2 दोस्तों, उसको या तो ग्लूकोज बोला जाता है या इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। और ये तो ऑक्सीजन। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सूर्य का सबसे पहला उपयोग हो सकता है। दूसरा उपयोग दोस्तों, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग को जो सूर्य का प्रकाश ही है उसी के कारण जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे हम लोग जो कपड़े सुखाते हैं, ठीक, कपड़ा जो है अवरक्त विकिरणों के कारण सूख जाता है, वो एक उपयोग हो सकता है। आपको जितना चाहे आप दैनिक जीवन से रिलेट कीजिए, और सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सीख लिख सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। उसके अलावा हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से सौर कुकर के द्वारा खाना बना सकते हैं। आगे मैं सौर तापन युक्तियों में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। और एक और है बिजली उत्पादन करने के लिए जो सौर पैनल होते हैं, ये सौर पैनल, तो सौर पैनल जो है बहुत सारे सौर सेल उनका सम्मिश्रण होता है। सौर पैनल के द्वारा हम लोग जो बिजली का उत्पादन करते हैं वो भी एक उपयोग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सौर ऊर्जा के हम उपयोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके बारे में आप बहुत सारा, जैसे मैंने बताया, आप एक एक पॉइंट को लिख सकते हैं उपयोग में अगर पूछेगा आपको। उपयोग के बाद अब हम लोग देखते हैं कि सौर ऊर्जा में ये प्रकाश क्या हमारे पास आ गया तो उसका उपयोग करिए, ऐसा है नहीं। उसके लिए कुछ विशेष क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके लिए हम लोग को कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा ही हम लोग सौर ऊर्जा का एक उचित रूप से दोहन कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो हम लोग उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वह अभिसारी नहीं अवसारी है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सूर्य का जो प्रकाश हम लोग पास आता है वो अभिसारी है अवसारी। बहुत लोगों को लगता है कि वो अभिसारी है, ठीक है। अभिसारी का मतलब दोस्तों एक ही बिंदु पे केंद्रित जो होता है उसको अभिसारी बोलते हैं, और अपसारी मतलब एक बिंदु से जब फैलता है तो उसको अपसारी बोलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों ये अपसारी है। तो अपसारी का मतलब है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश जो है वो फैल के हम लोग को प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं।
तो इसके लिए हम लोग एक ऐसी युक्ति की आवश्यकता होगी, एक ऐसे टेक्निक की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से उस फैले हुए प्रकाश को हम लोग एक जगह में केंद्रित कर सकें। जैसे बचपन में आपको जब मैं एक लेंस दे देता था, तो लेंस में क्या होता है कि एक कागज के ऊपर जब हम उसको फोकस करते थे, लेंस को फोकस करते थे, तो फोकस से कागज जो है जल जाता था। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम लोग सूर्य की जो अपसारी प्रवृत्ति है उसके विपरीत हम लोग उसको अभिसारित कर रहे हैं, यानी कि एक बिंदु पे केंद्रित कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग के पास जो लेंस है, तो एक ही बिंदु पे सारे एनर्जी को हम लोग केंद्रित कर रहे हैं, इसके कारण जो है वो जल जा रहा है। तो ये एक बोल सकते हैं आप कि कितनी आप सोच सकते हैं कितनी ऊर्जा है उसके अंदर में, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि सूर्य में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन उचित तरीके से उसका दोहन किया जाए तभी जाके हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो युक्ति का उपयोग करते हैं उसको होता है संग्राहक। संग्राहक यानी कि सूर्य प्रकाश को संग्रहित करने के लिए हम लोग जिस युक्तियों का उपयोग करते हैं उसको सौर संग्राहक बोलते हैं, सौर संग्राहक। तो सौर संग्राहक के लिए हम लोग दोस्तों एक एल्यूमिनियम का बर्तन का उपयोग करते हैं, एक एल्यूमिनियम का एक पात्र जिसपे हम लोग ग्रेफाइट काले रंग की परत चढ़ा देते हैं। ग्रेफाइट का काला रंग भी क्यों, अपन लाल रंग क्यों नहीं दे रहे हैं, अपन सफेद रंग क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका कारण है दोस्तों की जो काला रंग है, द ब्लैक कलर, वह उष्मा का एक अच्छा अवशोषक है, ठीक है। जैसे आपको जैसे एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो गर्मी के दिनों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते, तो काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी ज्यादा लगती है क्योंकि काला रंग उष्मा का अवशोषक है। तो इसके लिए हम लोग उस काले रंग का जो ग्रेफाइट से उसको ब्लैक करते हैं, या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ग्रेफाइट सबसे बेस्ट है। तो ग्रेफाइट के द्वारा हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर परत चढ़ाते हैं और उसको हम लोग एक संग्राहक के रूप में उपयोग करते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग उसके लिए एक अवतल दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर, ताकि एक बिंदु पे उसको केंद्रित किया जा सके। एक चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको मैं मिटा देता हूं। ये उपयोग तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार ये देखिए दोस्तों, ये जो है हम दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं, यहां भी दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। तो सूर्य का प्रकाश को यहां पे केंद्रित करना, तो देखिए दोस्तों यहां पे सूर्य का प्रकाश ऐसे इस टाइप से जा रहे हैं, तो यहां से टकरा के एक बिंदु पे केंद्रित होता है, फिर यहां से टकरा के एक बिंदु पे, फिर यहाँ पे एक बिंदु, ऐसे फिर से एक ही बिंदु पे हम लोग उसको केंद्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य जो ताप मिलेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम लोगों को मिल जाता है। 100 से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग का तापमान मिल जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश आता है, एक बिंदु पे केंद्रित हो गया, फिर एक सूर्य का प्रकाश इस बिंदु पे केंद्रित हो गया, फिर एक सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पे। तो एक बिंदु पे हम लोग एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कर बहुत सारे तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी पे डिपेंडेंट है दोस्तों हमारे सौर तापन युक्तियां हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग सौर तापन युक्तियां जो कि सीजीपीएससी के मेंस के सिलेबस में दिया गया है। तो अभी मैंने जो भी बताया उसको आप अपने तरीके से अपने पॉइंट में आप उसको लिख लीजिए, ताकि आपको उसी चीज को लिखने के लिए बोला जाता है, आप लिख सकें। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं सौर तापन युक्तियों के बारे में। तो ये उपयोग तो आप लोगों ने देख लिया होगा, उपयोग में बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। सौर तापन युक्तियों ये जो है हम लोग सिलेबस में है, सौर तापन युक्ति। तो दोस्तों सौर तापन युक्ति पे हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 2 चीजें हैं। सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे सोलर कुकर के बारे में, और दूसरा हम लोग देखेंगे सौर सेल। ठीक है, तो ये हम लोग के सिलेबस में 2 चीजें हैं सौर ऊर्जा से रिलेटेड, सौर तापन युक्तियों में सोलर कुकर। तो सबसे पहला देखते हैं सोलर कुकर के बारे में। तो सोलर कुकर होता क्या है? बचपन में आप लोगों ने 10th के सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है, तो ज्यादा कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं, बहुत ही आसान सा आज के क्लास है। तो सोलर कुकर है क्या? सोलर कुकर दोस्तों इसके माध्यम से हम लोग खाना बनाते हैं, वो भी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसमें अवरक्त किरणें होती हैं, तो उन अवरक्त किरणों को
हम लोग एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं। उसके लिए हम लोग एक दर्पण का उपयोग करेंगे, एक समतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि समतल दर्पण एक परावर्तक दर्पण के समान कार्य करता है। तो उसके माध्यम से हम लोग एक अवशोषक परत बनाएंगे एल्यूमिनियम का, जिसमें ग्रेफाइट का काला परत चढ़ा हुआ रहता है, और उसमें खाना बनाने का जो बर्तन है वो भी एल्यूमिनियम का बना रहेगा, जिसके ऊपर में काला पेंट कर देंगे। और उस प्रकार हम लोग खाना बनाने के लिए सोलर कुकर का उपयोग करते हैं। तो सोलर कुकर के इस पूरे टॉपिक में क्या क्या आप एक पॉइंट्स लिख सकते हैं? अगर आप मैं बोलूं क्या क्या पॉइंट्स अगर आप लिख सकते हैं तो कुछ पॉइंट्स बनते हैं इसमें। सबसे पहला सोलर कुकर है क्या? तो मैंने आपको बताया सोलर कुकर क्या है, उससे क्या क्या सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसको सोलर कुकर कहते हैं। दूसरा हम लोग उसके बनावट के बारे में देखेंगे, ऐसा लिखा जा सकता है कि कैसे बनाया जाता है सोलर कुकर। उसके बाद उसके उपयोग तो उसके परिभाषा में आ गया, क्या उपयोग होता है उसका, सोलर कुकर का क्या उपयोग होता है। 2 पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, लाभ क्या है और एक लिख सकते हैं हानि क्या है उसकी। तो सबसे पहला सोलर कुकर क्या है, इस पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या है आप आराम से बना सकते हैं। सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर खाना बनाया जाता है। हम लोग देखते हैं इसकी बनावट के बारे में। सोलर कुकर कैसे बनता है उसका कार्यविधि देखेंगे। तो सोलर कुकर की बनावट देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक लकड़ी के एक बॉक्स की। मैं बना देता हूं यहां पे। सबसे पहले मैं लेता हूं एक लकड़ी का बॉक्स। उसका ऐसा मत लिखिएगा कि एक लकड़ी का बॉक्स मैं ले लेता हूं, उसको अपने भाषा में स्पेशल तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा कि सोलर कुकर की बनावट में प्रयुक्त जो तत्व हैं जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला हम लोग इसमें लकड़ी का एक बॉक्स लेते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से एक चौकोर बॉक्स है, यहाँ पे मैं लकड़ी का लिया हुआ है। ये देखिए ये लकड़ी का है एक बॉक्स है। आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा इसके लिए। चित्र आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से बना सकते हो। लकड़ी का एक बॉक्स है जिसके अंदर हम एक एल्यूमिनियम की चादर बिछाएंगे। यहाँ पे पूरे परत में एल्यूमिनियम की चादर, और ये जो एल्यूमिनियम की चादर है दोस्तों उसमें हम ग्रेफाइट की काली परत चढ़ाएंगे। ग्रेफाइट काली परत, क्योंकि काला रंग उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसके लिए ये एल्यूमिनियम की मैंने एक परत ली है जिसमें काले रंग का ग्रेफाइट का उपयोग किया गया है। इसके ऊपर में एक कांच को मैं रख देता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कांच का क्यों उपयोग किया जाए। इसके ऊपर में एक कांच, अब कांच तो दिखाई देगा दोस्तों, तो इसी के साइज का ये चौकोर एक कांच जो है यहाँ पे बना देता हूं। ये कांच जो है उसको यहाँ पे हम लोगों को रखना है, आपको बस यही याद रखना है। ये कांच जो है हम लोगों को इसके ऊपर में रखना है। तो कांच ही दोस्तों क्यों? देखिए दोस्तों, कांच एक ऐसा मटेरियल है जो कम तरंग दैर्ध्य वाली जो अवरक्त तरंगे होती हैं। आप जान रहे हो कि अवरक्त तरंगों के कारण ही सूर्य के प्रकाश में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक दृश्य प्रकाश होता है, एक अवरक्त और एक पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो उसमें जो अवरक्त किरणें हैं उन अवरक्त किरणों के कारण ही कोई भी वस्तु गर्म या फिर ठंडी होती है। ठंडी नहीं गर्म होती है, ठीक है। तो गर्म होने के कारण मुझे अवरक्त किरणें, और उसी का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, उसी का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। बहुत सारे जो सौर ऊर्जा के माध्यम से जो बिजली उत्पादन करें, कुछ भी आप उस एनर्जी का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए अवरक्त विकिरण का ही उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए ये कांच जो है उसकी एक सीट हम लोग ऊपर में रख देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्रकाश इस पे पड़ता है तो जो कम तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें हैं वह इसके अंदर चली जाती हैं, इस कांच को पार करते हुए। मतलब कांच कम तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त किरणों का अपने में से होकर जाने देता है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को अपने से होकर जाने नहीं देता है। ये बहुत अच्छा गुण है इसका। इसके लिए तो जब अधिक प्रकाश, अब अधिक तरंग दैर्ध्य वाले जब कोई अवरक्त किरण इसके अंदर आती है तो पार होकर अंदर चली जाती है। फिर वहां वह एल्यूमिनियम के इस सीट पे पड़ती है ब्लैक कलर की, और एल्यूमिनियम की इस सीट पे पड़ने के बाद
उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहता है। इसके लिए वह तरंग दैर्ध्य बाहर निकल नहीं पाता, तो वो जो टेम्परेचर रहेगा अंदर में ही बना रहता है और इसके लिए सूर्य को गर्म होने का काम करता है। इसके ऊपर में यहाँ पे हम एक समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग इससे करेंगे कि प्रकाश जब आएगा तो उसको एक बिंदु पे केंद्रित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो एक यहां पे एक समतल दर्पण का भी हम लोगों ने उपयोग कर दिया। साथ ही साथ इसमें जो पात्र का भी उपयोग करेंगे, जैसे ये मैं 4 पात्र ले, ये भी जो है दोस्तों, ये 4 जो पात्र हैं वो एल्यूमिनियम के बने होंगे और उनको भी ब्लैक कर दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि ऊष्मा का अच्छा अवशोषण कर सकें। ये पूरा ब्लैक है, ऐसा ब्लैक कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये एक युक्ति है। तो इसमें कौन कौन से बनावट क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें ये जो है एक समतल दर्पण है, ये जो है वह लकड़ी का एक बॉक्स है, ठीक है। ये जो है कांच की सीट, आप ऐसे भी दिखा सकते हो उसको, ये कांच की एक सीट है। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ बर्तन है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ एक नीचे आप ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का चादर का भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये एक प्रमुख बनावट है जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग कर हम लोग भोजन पकाते हैं। भोजन को इस पात्र में रख देंगे, तो ये इसकी एक प्रमुख बनावट हो गई। अब बनावट के बाद आप अगला आपको बोला जाए तो तीसरा नंबर, ये बनावट दूसरे नंबर पे लिखिए, तीसरे नंबर पर उसकी कार्यविधि। कार्यविधि देखते हैं कैसे काम करता है। कार्यविधि मतलब काम कैसे करेगा। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश जब आएगा, सूर्य से होते हुए, तो उसमें जब अवरक्त किरणें होती हैं, वो अवरक्त किरणें सौर सेल, ये सौर कुकर पे पड़ेंगी, सॉरी ठीक है। तो सौर कुकर में पड़ने के बाद अगर उसको केंद्रित करना पड़े तो जो समतल दर्पण पे हम लोग उसको आपतित करवाएंगे और परावर्तन के नियमों का प्रयोग करते हुए परावर्तित बिंदु को यहाँ पर सेट करेंगे, ताकि जितना भी प्रकाश इसमें आएगा, जितने भी अवरक्त किरणें इसमें आएंगी, उसको एक ही बिंदु पे यानी कि एल्यूमिनियम के चादर में हम लोग केंद्रित कर सकें। तो यहाँ पे जो कांच की सीट है वह कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों को तो जाने देगी, तो अंदर चले जाएंगे वो प्रकाश किरणें, लेकिन वहां से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण वह बाहर आ नहीं पाते, जिसके कारण ये जितना भी ताप है वह अंदर में ही बना रहता है, जिसके कारण अंदर रखा जो भोजन है वह पक जाता है। ये पूरी तरीके से कार्यविधि, आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। कार्यविधि के बाद दोस्तों अगला जो 4th पॉइंट है, कार्यविधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस टाइप से, बहुत आसान है। अगला जो है हम लोग देखते हैं इसके लाभ। लाभ लिखना अपनी जरूरत है, ये एक और पॉइंट हो सकता है। इसी में देखिए कितना नंबर का आप लिख सकते हो सकता है 10 नंबर का लिखा गया ना, अगर आप लिखना चाहे तो 10 नंबर का तो लिख सकते हैं अभी तक में, और लिखना चाहे तो लाभ ही। लाभ क्या हो सकता है इसमें, जो परंपरागत जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जो कोयले का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो पेट्रोल का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, वो बच जाएगा, यानी पैसे वैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो परंपरागत जो साधन है उसका यह एक अल्टरनेटिव है, ठीक है, मतलब उसकी जगह में इसका उपयोग किया जा सकता है। कम खर्चीला है दोस्तों, कम खर्चीला है। अगर आप और क्या लिख सकते हैं, आप खुद से सोचिए क्या लिख सकते हैं। खर्चीला कम है, खतरा कम है, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या खाना जब बना रहे हो तो एक चूल्हा रख दो, बनता है खाना। अत्यधिक ज्यादा ताप इससे उत्पन्न नहीं होता है, बताया था आपको मैं, ज्यादा ताप इसमें उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि कम ताप पे खाना बनाने से उसके अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं खाने के अंदर वो मिटते नहीं। ये भी फायदा लिख सकता है। अब जितना चाहे उसमें फायदे लिख सकते हैं। फायदे तो हो गए दोस्तों, यहाँ पे फायदे लिख सकते हैं आप। पोषक तत्व हम लोग प्राप्त होगा, अच्छा पोषक तत्व, कम खर्चीला है, परंपरागत का एक साधन है, और भी बहुत सारे पॉइंट आपके दिमाग में जो कि आप लिख सकते हैं।
में क्या लिख सकते हैं? हानि क्या होता है? ये ऊपर में लिख देता हूँ दोस्तों हानि को। चौथा है, 5वां पॉइंट है हानि। हानि हानि नहीं लिख सकते दोस्तों, लिमिटेशन लिखते हैं, कमियां। हानि तो घाटा जो होता है, घाटा तो है ही नहीं हम लोगों को, सोलर फोकस हम लोग किसी प्रकार घाटा तो होता ही नहीं है, वो फायदा ही, कमी हो सकती है। हानि और कमी में डिफरेंस होता है। क्या क्या कमियां हैं इसमें? तो दोस्तों कमियां क्या हो सकती हैं बताइए, आप खुद से सोच सकते हैं। सबसे पहली कमी ये हो सकती है कि जब बादल छाया रहेगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ढंग से आ नहीं पाता, तो उस समय आप खाना अगर बनाना चाहते तो नहीं बना सकते, तो उस दिन आप भूखे मरेंगे या उस दिन आपको उपवास करना पड़ेगा। ये सबसे पहला घाटा है। तो जो आदमी सिर्फ सोलर का उपयोग करता रहेगा वो दिन जो भूखों मर जाएगा। वो सबसे पहली कमी, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझिए उसको। सबसे पहली कमी हुई। दूसरी कमी क्या है? इसमें ये जो समतल दर्पण का उपयोग मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये समतल दर्पण को बार बार, क्या सूर्य क्या एक ही जगह पे तो रहता नहीं, पूर्व से लेकर पश्चिम में खत्म होता है। तो पूर्व में जब निकला फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर पश्चिम में आया। तो ये जो प्रक्रिया है उसके अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। पहले पूर्व में है तो पूर्व साइड की तरफ मुंह करके रखे रहो आप उसको, फिर तो ऊपर है तो थोड़ा ऊपर झुकाना पड़ेगा, फिर ऊपर। मतलब एक हिसाब से आपको बार बार जो है सेट करने की जरूरत पड़ती है, इसकी दिशा को बार बार सेट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। 2 घंटे। तीसरा, अगर आप रोटी बनाना चाहते हैं, सेकने वाला काम नहीं कर सकते, एक ही जगह है, बंद करो उसको और खाना सीधा बनता है उसमें। सेक, जैसे रोटी बनाते हो आप, ये इंडक्शन तो है नहीं कि इसमें आप सेक के बना लो खाना, ये भी कमी हो सकती है। तो ये प्रमुख 3 कमियां हैं जिसके कारण सौर सेल का उपयोग जो है उतने ज्यादा नहीं किया जाता है। लेकिन इस कमी को दूर करने के उपाय भी हम लोग पास है। उसको एक अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे 5वां कमियां है उस पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग निराकरण। तो निराकरण में क्या लिख सकते हैं? निराकरण में हम लिख सकते हैं कि हम लोग जो समतल दर्पण का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, समतल दर्पण की जगह में हम लोग अगर गोलीय दर्पण का उपयोग करें तो हम लोग उसमें सेकने का भी काम कर सकते हैं, खाना बनाने के साथ ही साथ तापमान में भी हम लोग को वृद्धि मिलेगी। क्योंकि जो गोलीय दर्पण है दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को बार बार दिशा चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। बार बार आपको इसमें जैसे आप बार बार दिशा चेंज करते हैं वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि गोलीय है तो किसी भी दिशा में आप उस पर प्रकाश पड़े वो केंद्रित कर देगा अपने आप। तो गोलीय दर्पण का उपयोग करेंगे तो हम लोग तो इस चीज से बच जाएंगे। तो एक निराकरण हो गया। उसके लिए तापमान में भी ज्यादा हम लोग को वृद्धि मिलेगी, क्योंकि इसमें जो अभिकेंद्रक क्षमता होती है गोलीय दर्पण की, वह समतल की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो सौर कुकर दोस्तों यहीं पे खत्म है। सौर कुकर में बहुत सारे पॉइंट हम लोग देखे, कितने सारे पॉइंट आप देख सकते हैं उसमें, क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या उसका निराकरण है, क्या एडवांसमेंट ला सकते हैं। तो सौर कुकर दोस्तों अभी सरकार सौर जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जैसे सौर है, पवन है, तो इन सब चीजों पे विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो हमारे पास लिमिटेड है। सरकार भी इस चीज को समझ चुकी है। तो इससे के लिए आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग करना एक बहुत अच्छा तरीका हो गया है। सौर पैनल का आजकल उपयोग कर रहे हैं। सौर पैनल देखते हैं उसमें किस प्रकार की कार्यविधि होती है, कैसे काम करता है। तो यहीं पे दोस्तों सौर ऊर्जा से रिलेटेड सबसे पहला सोलर कुकर की पूरी कार्यविधि में अब सौर सेल के बारे में देखते हैं। दोस्तों सौर ताप युक्तियों में आप हम लोग देखते हैं सौर सेल के बारे में। तो इसमें ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। सौर सेल होता क्या है? सौर सेल दोस्तों जिसमें हम अर्धचालकों का प्रयोग कर सूर्य से द्वारा प्राप्त जो एनर्जी है उसकी सहायता से विद्युत का उत्पादन करते हैं। यानी कि मैं सबसे पहले आपको एक सौर सेल बना के दिखा, तो ये सौर सेल है।
दोस्तों ये एक सौर सेल है, उसके बनावट के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। बल्ब है इस टाइप से। तो सौर सेल वह युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो ये सौर सेल है। तो सौर सेल में जो पदार्थ जो प्रयोग करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत क्षमता बहुत ही कम होती है, वो विद्युत प्रतिरोधकता ठीक है उससे कम रहती है विद्युत प्रतिरोधकता। तो सौर सेल मुख्य रूप से अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं। तो अर्धचालकों में जैसे जर्मेनियम है, और सिलिकॉन है, और सेलेनियम है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जो सेलेनियम है ठीक है अर्धचालक के, इन पदार्थों से जो है सौर सेल बनाए जाते हैं। तो सौर सेल के बहुत सारे पॉइंट्स हम देख सकते हैं। सौर सेल क्या है, इससे क्या उपयोग है। तो सौर सेल वह युक्ति है जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, और इसके बहुत सारे उपयोग है। तो मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। अर्धचालक जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलियम से बनाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है आपके द्वारा लिखे जा सकते हैं। सौर सेल में उसके बाद इसकी बनावट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बनावट में दोस्तों इसमें 3 परत जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं चित्र बनाया हुआ आप लोगों को। इसमें ये एक परत है, ये एक परत है, और दोनों के बीच ये जो है दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ये जो ऊपर वाला परत है दोस्तों, ये ऊपर वाले परत को बोलते हैं संवेदनशील परत, इसको बोलते हैं रोधिका परत, ये सबसे लास्ट वाला जो है उसको निचली परत बोलते हैं। तो इसमें प्रमुख 3 परत है, संवेदनशील परत, रोधिका परत और निचला परत। तो इसमें जो संवेदनशील परत है दोस्तों, इस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो जो ये अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं, इससे अर्धचालकों यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उस गर्मी से उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस तरह प्रवाहित हो जाते हैं। तो इसमें ये जो रोधिका परत होता है उसका काम बता रहा हूं। तो रोधिका परत जो है सिर्फ एक ही दिशा में इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने देती है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से नीचे नीचे तक जो विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए रोधिका परत बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता। मतलब सिर्फ एक ही दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए ये रोधिका परत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निचला परत यहाँ से कनेक्टेड रहता है हम लोग का बिजली ठीक है, या फिर यहाँ जो बैटरीज होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, और बैटरीज की सहायता से जो भी इलेक्ट्रॉन से जो हम लोग को एनर्जी मिली है, जो विद्युत धारा प्राप्त हुई है, उस विद्युत धारा को हम लोग बैटरी में सेव कर लेते हैं ठीक है। तो ये पूरी तरीके से इसकी बनावट होती है, संवेदनशील परत, रोधिका परत और निचले परत, 3 परत में। अब डिटेल्स लिख सकते हैं इसमें बनावट में 3 श्रेणी में बांट दिया जाएगा आपके साथ, संवेदनशील परत, रोधिका परत और निचला परत। और आपको संवेदनशील परत क्या है ये बताना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद रोधिका परत का क्या काम है, उसके बाद निचले परत का क्या काम है, पदार्थ का थोड़ा उसका एक चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो चित्र ये देखिए, जिस तरह से मैंने बनाया हुआ चित्र बनाइए। सौर सेल यहाँ से बनावट, उसके बाद सौर सेल के लाभ के बारे में देखते हैं, और उसके बाद हानि देखेंगे, यानी कमियां। हानि भी नहीं बोल सकते, कमियां बोल सकते, क्योंकि हानि इसमें कुछ नहीं होती। हानि यानी कि कोई घाटा इसमें नहीं होता, हम लोग इसमें कमी लिख देते हैं। इसमें भी लाभ दोस्तों, यह एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि हम विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण मतलब सौर ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा के रूप में कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लाभ इससे मिलता है हम लोग को, और इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, और इसमें अत्यधिक ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ये इसका एक प्रमुख कमी है। कमियों में हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें 4 वर्ग सेंटीमीटर में अगर हम लोग को सेलेनियम दिया जाए, सिलिकॉन दिया जाए, तो उसमें अगर हम 0.4 से 0.5 वोल्ट तक का अगर इसमें विभाजन देते हैं तो सिर्फ 60 मिली एम्पियर
जो है हम लोगों को इसमें करंट मिल पाता है, जो कि बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम इसमें है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शॉर्ट सेल, इसका भी आप निवारण लिख सकते हैं, निवारण। तो बहुत सारे शॉर्ट सेल को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ के हम लोग शॉर्ट पैनल बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे शॉर्ट पैनल का आजकल यूज कर रही है सरकार। तो शॉर्ट पैनल दोस्तों, बहुत सारे जो शॉर्ट सेल हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ के हम लोग शॉर्ट पैनल बनाते हैं। मैं चित्र आपको बता रहा हूँ, ये एक हमारे पास है, ये एक है, ये एक है, ये हम लोग पास शॉर्ट सेल है छोटे छोटे। इन शॉर्ट सेलों को हम आपस में ऐसे जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार ये जो एक शॉर्ट पैनल बन जाता है। तो एक छोटे से जो एक शॉर्ट सेल से जितने भी एनर्जी निकले उन सबको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। तो जितना ज्यादा आपको विद्युत ऊर्जा चाहिए सौर ऊर्जा से, उतना ज्यादा आप शॉर्ट सेल यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ से आपको विभवांतर मिल सकता है, यहाँ से बैटरी लगा के आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से शॉर्ट युक्तियों में हमने सबसे पहले देखा शॉर्ट कुकर के बारे में, उसके बाद शॉर्ट सेल के बारे में देखा। शॉर्ट सेल में आपको शॉर्ट सेल क्या है, उसकी बनावट के बारे में